यह विमान जिसे आप उड़ान भरते देख रहे हैं वह सुखोई सु-55 फेलोन है। एक रूसी युद्ध मशीन है जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती है। पुगाचेव की कोबरा, गंभीर, ये ऐसे करतब है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हुए लगते हैं, लेकिन अनुभवी पायलट इन उन्नत लड़ाकू विमानों में इन्हें कर सकते हैं। दशकों तक इस तरह के प्रदर्शन रूसी वायु शक्ति का प्रतीक रहे हैं। ये एयर शो में भीड़ को प्रभावित करते थे, लेकिन फरवरी 2022 में जब युद्ध की हकीकत सामने आई, वह वायुसेना जो 48 घंटों में आसमान पर कब्जा करने वाली थी, वह बस नाकाम हो गई। 3 साल बाद भी वह अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। तो दुनिया की सबसे डरावनी वायुसेनाओं में से एक कैसे ढह गई? इसका जवाब चौंकाने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। यूक्रेन पर हमले से पहले रूसी वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में एक मानी जाती थी, और सही भी था। उसके पास सैकड़ों आधुनिक विमान थे और सभी को उम्मीद थी कि वह अधिकतम 72 घंटों में यूक्रेनी वायु रक्षा को नष्ट कर देगी। न केवल रूस बल्कि पश्चिमी देशों का एक बड़ा हिस्सा भी मानता था कि कम से कम हवा में यह एक तीव्र और सरल विजय होगी। लेकिन हकीकत, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी तरह से अलग थी। पहली समस्या रूसी विमानों की तकनीक नहीं थी। रूस के पास यूक्रेन से कहीं अधिक और आधुनिक विमान थे। असल समस्या यह थी कि रूसी वायुसेना को असली युद्ध कैसे लड़ना है, यह पता ही नहीं था। यह ऐसा है जैसे आपके पास फेरारी हो पर ड्राइव करना न जानते हो। सामान शानदार है पर उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। इसके होने के कुछ अच्छे कारण हैं। पहला कारण यह है कि रूसी वायुसेना को सिर्फ जमीनी सेना की सहायता के लिए बनाया गया था, मानो वह एक उड़ती हुई तोपखाना हो। इसे कभी भी अकेले लड़ने और पूरी तरह से हवाई क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया था। दूसरा कारण यह है कि रूसी एक ही समय में कई तरह के विमानों के साथ हमलों का समन्वय करना नहीं जानते थे, जबकि पश्चिमी सेनाएं एक साथ दर्जनों विमान भेजती है, कुछ हमला करने के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ दुश्मनों का पता लगाने के लिए। रूसी हर बार सिर्फ 1 या 2 विमान भेजते थे, वो भी बिना उचित सुरक्षा के। और आखिर में मानवीय पहलू। रूसी पायलट साल में बहुत कम उड़ान भरते थे ताकि वे ट्रेनिंग कर सके। आपकी जानकारी के लिए, जहां नाटो के पायलट साल में 180 से 240 घंटे उड़ान भरते हैं, वहीं रूसी पायलट सिर्फ 100 से 120 घंटे ही उड़ान भरते थे। एक और भी बड़ा समस्या है, नुकसान। रूस तेजी से अपने विमान खो रहा है। ऑरिक्स के अनुसार, जो सिर्फ नष्ट होते हुए फिल्माए या फोटो खींचे गए विमानों की गिनती करता है, रूस ने कम से कम 141 सैन्य विमान खो दिए हैं। यह युद्ध शुरू होने से पहले के रूस के पूरे बेड़े का लगभग 10% है। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 2024 तक 340 से ज्यादा रूसी विमान गिरा दिए हैं। यह कहना मुश्किल है कि रूस ने सही में कितने विमान खोए हैं, लेकिन मैं कहूंगा
कि यह संख्या ऑरिक्स और यूक्रेन दोनों के दावों के बीच कहीं होगी। इन नुकसानों को और भी बुरा बनाने वाली बात यह है कि ये पुराने और सस्ते विमान नहीं है। रूस अपने सबसे बेहतरीन विमानों को खो रहा है। Su-30 और 4 रूस के प्रमुख हमला विमान हैं और इनमें से कम 37 इकाइयां अब तक नष्ट हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक की कीमत करीब $36 मिलियन है। सबसे बुरी बात यह है कि रूस एक साल में सिर्फ 6 विमान बना सकता है, यानी उसने 6 साल के उत्पादन के बराबर विमान खो दिए हैं। रूस ने ऐसे अनोखे विमान खो दिए हैं जिन्हें वह दोबारा नहीं बना सकता। उसने कम से कम 2 A-50 विमान खो दिए जो दुश्मन के विमानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान सकते हैं। युद्ध से पहले रूस के पास ऐसे केवल 9 विमान थे, तो 2 खोना बड़ा झटका है। यूक्रेन ने दिखाया कि वह रूसी क्षेत्र के अंदर भी हमला कर सकता है। मकड़ी का जाल ऑपरेशन में यूक्रेनियों ने रूसी रणनीतिक बम वर्षकों को जमीन पर ही नष्ट कर दिया। मक्सार कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की कि रूसी ठिकानों पर कम से कम 7 Tu-90 5 MS और 4 Tu-22 AM-3 बम वर्षकों को नष्ट कर दिया गया। ये विमान सोवियत काल के हैं और अब उत्पादित नहीं होते। जब एक खो जाता है तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन जो नुकसान हम देख रहे हैं वो सिर्फ समस्या का एक हिस्सा है। बचा हुआ रूसी बेड़ा अत्यधिक इस्तेमाल के कारण बहुत तेजी से घिस रहा है। RAND के एक विश्लेषण के मुताबिक रूसी विमान युद्ध के दौरान निर्धारित समय से 3 से 4 गुना ज्यादा उड़ रहे हैं। एक कार को साल में 10,000 किमी चलना चाहिए। अगर उसे 40,000 किमी चलाया जाए तो वह जल्दी खराब हो जाएगी। रूसी सैनिकों को यूक्रेनी हवाई रक्षा से बचने के लिए निचले स्तर पर उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। नीचे उड़ान विमान के इंजन और संरचना पर अत्यधिक दबाव डालती है। कार को हमेशा उसकी सीमा पर चलाना कम समय तक ही टिक पाता है। RAND का अनुमान है कि रूसी वायुसेना युद्ध से पहले की अपनी ताकत का केवल 75% ही चला रही है और केवल इंजन की समस्याओं के कारण ही 2023 के अंत तक लगभग 60 विमान खो दिए गए। एक पोलिश सैन्य स्रोत ने 2024 में कहा कि लगभग 45% रूसी जेट अपनी सेवा अवधि के अंत तक पहुंच रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में उन्हें रिटायर करना पड़ेगा। रूस विमानों का उपयोग कम कर रहा है, लेकिन अभी भी अनुशंसित मात्रा से लगभग 2 गुना उपयोग कर रहा है। मामले को और जटिल बनाने के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की स्पेयर पार्ट्स और विशेष सामग्रियों तक पहुंच काट दी है, जो इंजनों को चालू रखने के लिए जरूरी है। रखरखाव की कमी से ज्यादा विमान जमीन पर खड़े हैं, न कि यूक्रेनियों द्वारा मार गिराए गए हों। यह समस्या युद्ध से कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। रूसी विमानन उद्योग अंदर से पहले ही सड़ चुका था। अगर सीधे कहें तो भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। जुलाई 2024 में एक चौंकाने वाली खोज ने दिखाया कि हालात कितने खराब थे। रूस के सबसे आधुनिक 18 परिवहन विमानों में से 5, जैसे कि Il-76 MD-90 को सेवा से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पहिए फेल हो रहे थे। क्योंकि कुल बेड़ा सिर्फ 18 विमानों का था, इसका मतलब देश की सबसे आधुनिक सैन्य परिवहन क्षमता का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा खो देना था। जो लोग सोचते हैं कि इसका कारण कोई सामान्य खराबी थी, जैसा कि उम्मीद की जाती है, वह गलत है। यह मामला एक स्पष्ट धोखाधड़ी था। हुआ यह कि एक रूसी फैक्ट्री ने सस्ते और घटिया क्वालिटी के बियरिंग्स खरीदे और उन्हें सरकार को ऐसे बेचा जैसे वे प्रमाणित सैन्य पुर्जे हो। उन्होंने अपराध छिपाने के लिए सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए। हर विमान की कीमत लगभग 4 अरब रूबल है। यह रूबल है
और इस धोखाधड़ी ने युद्ध के बीच रूस की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। कई हानियों और समस्याओं के कारण रूसी वायुसेना को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ी। क्योंकि वह यूक्रेनी क्षेत्र के ऊपर बिना गिराए उड़ान नहीं भर सकती थी, इसलिए उसने एक अलग समाधान निकाला, ग्लाइड बम। सिस्टम इस तरह काम करता है। वे सोवियत काल के पुराने बमों को लेकर उन पर पंख और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगाते हैं। ये एक पत्थर को ड्रोन में बदलने जैसा है। आप इसे दूर से फेंकते हैं और यह स्वयं लक्ष्य तक पहुंच जाती है। रूसी प्रणाली मूल रूप से अमेरिकी JDAM तकनीक की एक कॉपी है, लेकिन इसे उनके पास पहले से जमा पुरानी बमों पर लागू किया गया है। जब इसे ऊंचाई और तेज गति से गिराया जाता है तो इस प्रणाली वाली बम 40 से 70 किलोमीटर तक उड़ सकती है। यह Su-30 और 4 जैसे विमानों को यूक्रेनी हवाई रक्षा से दूर रहने की अनुमति देता है और फिर भी वे लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। रूस ने इस प्रणाली को कई आकार के बमों के लिए अनुकूलित किया है, जिसमें फ्रैगमेंटेशन एरियल बम 500 जो 500 किलो का है से लेकर विशाल फ्रैगमेंटेशन एरियल बम 3000 जो 3 टन का है तक शामिल है। ये बम अत्यंत विध्वंसक होते हैं। फ्रैगमेंटेशन एरियल बम 1500 जिसमें 700 किलो से अधिक विस्फोटक होता है, पूरे इमारतों को नष्ट कर सकता है और 20 मीटर चौड़े गड्ढे छोड़ सकता है। इन हथियारों ने अवदिवका जैसे शहरों पर कब्जा करने में निर्णायक भूमिका निभाई, जहां रूसी सेना ने बस बमबारी कर दी जब तक कि बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ 2025 के पहले कुछ महीनों में ही रूस ने ऐसी हजारों ग्लाइड बम दागी। इसकी सटीकता बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जहां अमेरिकी बम सिर्फ 5 मीटर तक चूकते हैं, वहीं रूसी बम 30 मीटर या उससे भी ज्यादा चूक सकते हैं। रूस अपने पूर्वी हिस्से में ग्लाइड बम हथियार की मदद से नई बढ़त बना रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कल रात खार्किव में एक बम ने इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया। युद्ध के मैदान में इनका इस्तेमाल हो रहा है। जब आप एक ऐसा बम फेंक रहे हैं जो 20 मीटर का गड्ढा बना देता है, तो आपको बहुत सटीक होने की आवश्यकता नहीं होती। और यह ग्लाइड बम रूसी वायुसेना का मुख्य हथियार बन गई है। यह एक सरल परंतु कारगर हल है, जिसने उनकी मौजूदा वस्तुओं का पूर्ण लाभ उठाया। हजारों पुरानी बमों का भंडार, और उन्होंने उनकी कमियों की भरपाई करने में बहुत अच्छा काम किया, यानी दुश्मन के इलाके के ऊपर उड़ान भरने में असमर्थता। इसी दौरान रूस ने अपने लक्ष्यों को ढूंढने की क्षमता बढ़ा दी। युद्ध की शुरुआत में एक लक्ष्य को खोजने और उस पर हमला करने में 4 घंटे तक लग जाते थे। 2023 से उन्होंने युद्ध के मैदान की निगरानी के लिए हजारों छोटे ड्रोन का उपयोग आरंभ किया। अब जब ये ड्रोन किसी यूक्रेनी लक्ष्य को ढूंढ लेते हैं, तो वे एक Su-30 और 4 विमान को बुला सकते हैं, जो सुरक्षित दूरी पर उड़ रहा होता है, ताकि वह लगभग तुरंत एक ग्लाइड बम गिरा सके। निरंतर निगरानी और दूरस्थ हत्या क्षमता का यह संयोजन एक अत्यंत प्रभावी और खतरनाक प्रणाली बनाता है। आज खतरा सिर्फ बम नहीं है, बल्कि पूरा नेटवर्क है जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। यूक्रेन में इस रूसी अनुभव ने आधुनिक हवाई युद्ध के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। पश्चिमी देशों के लिए यह एक अहम चेतावनी थी, जिसने उन्हें अपनी रणनीतियों की समग्र समीक्षा करने पर विवश किया। स्पष्ट सबक है कि हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। युद्ध हवाई से धीमी और खूनी जमीनी लड़ाई में बदल गया, क्योंकि दोनों पक्ष हवा में पूरी तरह प्रभुत्व हासिल नहीं कर सके। नेटो के लिए यह पुष्टि करता है कि हवाई श्रेष्ठता किसी भी सफल सैन्य अभियान के लिए अनिवार्य है। युद्ध ने यह भी दिखाया कि आप बड़ी मात्रा में सस्ते सिस्टमों के साथ भी बहुत नुकसान कर सकते हैं, सिर्फ महंगे और उन्नत मिसाइलों से ही नहीं। अटैक ड्रोन और मिसाइल के बीच का अंतर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस तरह का लंबा और तीव्र संघर्ष मूल रूप से औद्योगिक उत्पादन की दौड़ है। जो भी तेजी से अधिक हथियार बना सकता है, उसे निर्णायक लाभ मिलता है।
अगर आपके पास उन्नत उपकरण है लेकिन आप उसे सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते या उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर रूसी वायुसेना का भविष्य क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। रूसियों को जो इतनी बड़ी हानि हुई है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हम अनुभवी पायलटों के मारे जाने, अनोखे विमानों जैसे उड़ने वाले रडार A-50 और नष्ट किए गए रणनीतिक बम वर्षकों की बात कर रहे हैं। यह सब स्थायी नुकसान को दर्शाता है। रक्षा उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते नए उपकरण की विश्वसनीयता कम हो जाती है, जो और भी खराब है। अब इसके ऊपर सैकड़ों पश्चिमी प्रतिबंध भी जोड़ दीजिए, स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सबसे संभावित परिणाम यह होगा कि एक वायुसेना होगी जो परिष्कार के बजाय संख्या और क्रूरता को चुनेगी। Su-55 जैसे आधुनिक विमान कम होंगे जिनकी वे इतनी योजना बना रहे थे, लेकिन वे ग्लाइडिंग बम गिराने में बहुत अच्छे होंगे। यह पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक बनी रहेगी, लेकिन अमेरिकी वायुसेना की बराबरी करने के उसके सपने कम से कम एक पीढ़ी के लिए नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन में रूसी वायुसेना का इतिहास 3 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है: विफलता, नुकसान और अनुकूलन। वे युद्ध में यह सोचकर उतरे थे कि वे एक आधुनिकीकृत वायु महाशक्ति है जो जल्दी ही आसमान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें पता चला कि उनके पास गहरी समस्याएं थी जिनका पूर्ण समाधान नहीं निकल पाया। और रूस का यह उदाहरण सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। आधुनिक सैन्य उपकरण होना तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल करने के लिए संगठन, प्रशिक्षण और क्षमता न हो। आखिरकार लोग और उनकी तैयारी ही तय करते हैं कि कौन जीतता है। इस तरह यूक्रेन इतिहास बना रहा है। आपके इस विषय पर विचार जानने की इच्छा है। क्या आप रूसी प्रदर्शन से हैरान हुए या आपको पहले से ही इसकी उम्मीद थी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ऐसे और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग समझ सके कि इस युद्ध में असल में क्या हो रहा है। अगली बार मिलते हैं।